टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज के सेशन में हम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ले रहे हैं। कल का चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है और आज से पॉपुलेशन के क्वेश्चन चलेंगे और कई पार्ट में इसके क्वेश्चन आएंगे। हमें आपसे बस इतना कहना है कि अगर मेरा जो भी वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी संख्या बल अधिक दिखेगी तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं इससे भी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके और अच्छे से आपका तैयारी हो सके। तो मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज के सेशन में अगर हम बात करें तो आज के सेशन में जो आपका चैप्टर है जनसंख्या, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उसी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है? उसी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए अगर हम बात करने चल रहे हैं जनसंख्या पर। तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि आपदा भी बन सकती है और कहा जाए तो एक भविष्य का निर्णायक दिशा निर्देश भी बन सकती है। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो एक आपदा की तरह होता है, ठीक है? और इससे शहर और देश और पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर दिया गया है और इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छा खासे क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है या जो चल रहा है बस पढ़ लिए, नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए और बार बार इसको प्रयास करिए कि इसको तैयार करिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितने लाख थी? देखिए हम 2011 की ही बात करेंगे क्योंकि जो अंतिम जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई है, ठीक है? अभी हाल ही में बिहार में हुई है तो वो राज्य की जनगणना है, लेकिन हमें पूरे भारत की जनगणना पढ़नी है, इस वजह से हम 2011 की बात कर रहे हैं। तो 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी यह क्वेश्चन है। तो बताइए भारत की जनसंख्या कितनी है? 12,106 लाख, 13,106 लाख, 15,106 लाख या 16,000 लाख? बताइए भाई कितनी है? 15,106 लाख, 13,106 लाख, 15,106 लाख या 601 लाख और 16,000 लाख? बताइए कितनी है? तो हम आपको बता दें कि भारत की जनसंख्या 2011 तक 12,106 लाख थी। 12,106 लाख थी। 12,106 लाख थी। ये कब थी? तो ये मार्च 2011 तक थी। और सुनिएगा, अगर हम बात करें कि अगर हम विश्व के सापेक्ष में इसको देखें तो विश्व का पूरी जनसंख्या का यह 17.5% है। कितना है? तो पूरे विश्व का 17.5% है। 17.5 मतलब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें से 17.5 जनसंख्या जो है भारत की है। किसकी है? तो भारत की है, ठीक है? बात समझ में आ गई। अब और सुन लीजिए कि 12.1 करोड़ लोग भारत में, ठीक है? 12.1 करोड़ लोग, ठीक है? 12.1 करोड़ लोग, ठीक है? 12.1 करोड़ लोग, ठीक है? एक इसी को कह रहा है, 12,106 लाख को ही कह रहा है, ठीक है? करोड़ लोग जो हैं वो 32, ठीक है? कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं या रह रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो भूभाग है अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो ये 2.4% भूभाग है। 2.4% भूभाग है, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, दूसरे का पहला हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि हमारे देश में 2011 तक जो जनसंख्या थी 12,106 थी, पहली चीज। और ये पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और ये जो 12,000 लोग रहते हैं या 12,000 लाख या 12,106 लाख लोग रहते हैं, ये रहते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है? याद रखिएगा। जो ये विस्तार है, क्षेत्रफल है, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो विश्व का 2.4% है। अब सुनिए ध्यान से, जनगणना कहते किसे हैं? तो
कि एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब एक समय अंतराल होना चाहिए, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना, जनसंख्या की आधिकारिक गणना करना, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा चाहे केंद्र सरकार के द्वारा गणना करना ही क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है, जनगणना कहलाती है। सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश शासन काल में हुई थी, वो 1872 में की गई थी। कैसे की गई थी, 1872 में की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके बाद अगर बात करें तो 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। पहली बार अगर कोई बोले कि पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि संपूर्ण जनगणना कब हुई थी तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और ये जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, लेकिन आज ये हाल है कि समय बीत चुका है लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। चलिए चलते हैं। देखिए भारत में पहली बार में जनगणना कब की गई थी, देखिए आ गया, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। और 1881 में जो जनगणना हुई थी वो संपूर्ण जनगणना रही। वो कैसी जनगणना रही, तो संपूर्ण जनगणना रही। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। कह रहा है 2011 की जनगणना को देखिए और उस जनगणना के अनुसार बताइए कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ, किस प्रदेश में रहती है, किस राज्य में रहती है। तो कह रहा है बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कहाँ पर, दिल्ली कह रहा है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर रहती है, तो मैं बता दूं आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती थी, 2011 की बात कह रहा है। और कह रहा है कि उस समय जो भारत मतलब उत्तर प्रदेश की आबादी थी वो 1990, ठीक है, 1990 लाख लोग रह रहे थे भारत के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16%, कितनी, तो 16%, देश की कुल जनसंख्या का 16% लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। सोच लीजिए इतनी घनी आबादी थी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें हिमालयी क्षेत्र जैसे सिक्किम की आबादी उस समय 6 लाख थी। ठीक है, हमारे यहाँ की आबादी यानी यूपी की आबादी 16% थी और 1990 लाख थी। जबकि अगर हम बात करें कि सिक्किम में तो 6 लाख थी। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की उस समय जनसंख्या थी 64,429 थी। उस समय जो सिक्किम लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी वो 64,429 लोग रहते थे लक्षद्वीप में 2011 की बात करें। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होंगी। चलिए आइए चलते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। कह रहा उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, तो 17% संख्या क्या करती है, निवास करती है। सॉरी 17 नहीं, सॉरी अभी मैंने बताया 17 नहीं, 16% क्या है, निवास करती है। कितनी, 16% निवास करती है। ठीक है, अगर हम बात करें संख्या में तो 1990 लाख, कितना, 1990 लाख, 1990 लाख लोग यूपी में निवास करते थे 2011 में। समझ में आई बात, आगे चलें। चलिए चलते हैं आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की आबादी कितनी है। ठीक है, कितने लाख है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की आबादी कितनी है, तो 6 लाख है। कितनी है, 6 लाख है, मैंने अभी बताया। जबकि लक्षद्वीप की 64,429 लोग थे। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और देखिएगा, चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत की लगभग आधी आबादी जानते हैं किन राज्यों में रहती है, तो एक है आपका उत्तर प्रदेश। पहला गिनिएगा, आप अपनी उंगली पर गिनते रहिएगा। ये 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में सबसे अधिक लोग रहते हैं, आधी आबादी यहीं रहती है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश। फिर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कहाँ पर, बिहार में। यहाँ 5 राज्यों में ही रहते हैं। ठीक है, और अगर इनको अगर हटा दिया जाए तो काफ़ी जनसंख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बहुत बड़ा है। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो कौन है, राजस्थान है। अब आपसे एक और क्वेश्चन है कि बताइए हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जरूर आप कमेंट करिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 4.5, 5.5, 6, 7.5, बताइए कितनी जनसंख्या थी, तो याद रखिएगा 5.5 थी। कितनी थी, 5.5 थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी कह रहा है कि 2011 के अनुसार देखा जाए कि कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, तो बताइए भाई उनका घनत्व कितना होगा। 382, 356, 380, 370, तो याद रखिएगा 382 लोग रहते थे। ठीक है, 382 लोग प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में रहते थे। ठीक है, जहां अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आपको बता दें 1 किलोमीटर में 1102 लोग रहते थे। 1102 लोग रहते थे किसमें, 1 किलोमीटर वर्ग में। ये घनत्व है कहाँ का, तो ये बिहार का 1102 याद रखिएगा। जबकि अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति रहते थे। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 17 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा 17 लोग रहते थे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। देखिए आ गया क्वेश्चन, 1102 व्यक्ति। 1102 व्यक्ति क्या करते थे, रहते थे। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद किस तिथि को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। ठीक है, पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन, यानी आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो उसके अनुसार बताइए कि भारत का 29वां राज्य कब घोषित किया गया तेलंगाना को। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 3 जनवरी 2013 को, 26 जनवरी 2014 को। तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो तेलंगाना अलग हुआ और अलग होकर 29वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना, 29वां, 2 जून 2014 को। याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है पहले जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इस जिसे कहते हैं। कह रहा है पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिणामी वृद्धि कहते हैं, निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं, वार्षिक वृद्धि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर जो निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है कि जो तेलंगाना की, तो उसी के अनुसार एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया, वह तिथि कौन सी है। तो वो तिथि थी 5/8/2019 को, 5/8/2019 को। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वार्षिक वृद्धि दर के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो वार्षिक वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा है। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने चल रहा हूँ। इसको अपने पास बहुत ही मतलब कहते हैं कि एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या का, अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या किसके आधार पर, तो वहाँ 2 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, क्या फैक्टर काम करते हैं, तो 2 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ सुनिएगा, किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या को इस प्रकार का परिवर्तन जब देखने को मिलता है तो ये 2 तरीके से व्यक्त किया जाता है। पहला होता है सापेक्ष वृद्धि होती है। क्या होती है, सापेक्ष वृद्धि की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है सापेक्ष वृद्धि से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो प्रतिशत, यानी प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। दूसरा जो होता है प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में। ठीक है, पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा होता है प्रतिवर्ष, ठीक है, होने वाले प्रतिवर्ष परिवर्तन के द्वारा इसको हम बताते हैं। ठीक है, ये चीज निकल कर आ गई। अब देखिए क्या है, करा जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, सही है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मूल जनसंख्या में अगर प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि होती है तो ये भी क्या देखने को मिलती है, वार्षिक वृद्धि देखने को मिलती है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर
13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भैया, ये समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत की आबादी 1951 में कितनी थी। भारत की आबादी 1951 में कितनी थी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी आपको विचलित करेंगे। तो भारत की आबादी 1951 में कितनी थी, 3,610 लाख थी, 4,615 लाख थी, 5,196 लाख थी, अरे 69 लाख थी, 69, हाँ ठीक है, 2,658 लाख थी। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो 1951 में जो भारत की जो आबादी थी, वो भारत की आबादी थी 3,610 लाख, 3,610 लाख थी। और जब ये 1981 में जब इनका गणना की गई, तो उस समय यानी 1981 में क्या हो गया, तो 6,830 हो गया। कितना हो गया, 6,830 लाख हो गई, 6,830 लाख हो गई। कब, 1981, और 1951 में 3,610 थी, ठीक है। आइए 2000, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य प्रक्रियाओं में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है इनमें से जन्म दर है कि नहीं है, मृत्यु दर है कि नहीं है, प्रवास है कि नहीं है, जलवायु है कि नहीं। तो याद रखिएगा 3 मुख्य प्रक्रियाएं यही हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये तीनों तो सही हो गए, यानी डी वाला आंसर गलत हो जाएगा, यही नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वही हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, एक वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे कहते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म वृद्धि या जनसंख्या। तो कह रहा है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। देखिए ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए, और आपको मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराऊंगा। अभी आपका ये पहला पार्ट है, इससे दूसरा पार्ट आएगा, और जितना भी जरूरत पड़ेगी सारे पार्ट आपको मिलेंगे। आपको बस यही करना है कि मेरे वीडियो को बार बार आपको देखना है, आपको बहुत व्यवस्थित होकर नहीं देखना है ना, बैठ कर देखना है। आप कोई काम कर रहे हैं, मेरी वीडियो को चला दीजिए, आप देखिए, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। मैं इतना विस्तृत आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा, लिमिटेड बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही क्वेश्चन में दुनिया भर का पहाड़ रख दूं आपके सामने, नहीं, मैं रखूंगा सारी चीज़ें, लेकिन पार्ट में रखूंगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो और मैं समय भी आपके लिए कम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तो आदमी बोर होने लगता है। तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो ऐसा बनाता हूँ जो आदमी मतलब उसको 20 मिनट 30 मिनट में देखे और उसको लर्न कर ले, ठीक है, ताकि आपका जो एकाग्रता है वो भी 30 मिनट तक की बनी रहती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।